हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर लिए थे। हमने सीखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। उसकी टेबल में लगाना भूल गया था, आज आपको भेज दूंगा, आप देख लेंगे। उसके बाद हमने आपको सिखाया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कैटलिस्ट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जिनके पास अनपेयर्ड नहीं है जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर्ड नहीं किया जाता। बाकी सब कलर्ड होते हैं जबकि इनके कंपाउंड्स वाइट होते हैं। उसके बाद हमने देखा था बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उनके पास भी प्रॉपर्टीज कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से ही उन्हें पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग रख दिया गया है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और उसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं, उनके बारे में बात हो गई थी। फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा एटॉमिक रेडियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी से लिंक होंगे आपके आगे के टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोगों ने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था बेटा कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। गलती से मैंने हाइड्रोजन एटम की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया था, वो आपने ठीक कर लिया होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो एटॉमिक साइज घटेगा, और अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही साइज छोटा, जैसे जैसे अट्रैक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे ही साइज बड़ा। इस बात पे ही हम आज की बात कंटिन्यू करेंगे कि Z इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन एटॉमिक साइज के। यानी कि किसी भी एटम का साइज डिपेंड करेगा अट्रैक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कोई अट्रैक्शन ज्यादा कर रहा है तो साइज छोटा, और अट्रैक्शन कम कर रहा है तो साइज बड़ा। आज की बात उसी पे चलनी है। कल आपको जनरल ट्रेंड्स भी सिखाए गए थे कि ऊपर से नीचे आते वक्त बेटा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज ग्रो कर जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होती, वो उतनी ही रहती हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइजेस थोड़े थोड़े कम होते हुए ऑब्जर्व हुए हैं। आज हमें कुछ एक्सेप्शंस देखनी है। इस टॉपिक के और डीप में जाने आए। मैंने आपसे कहा था कि रूल्स जो बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाए जाते हैं, फिर उनके रीजन ढूंढे जाते हैं, और रीजन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनोमैली आ जाती है, गड़बड़ आ जाती है, जिसको ठीक करने का फिर रीजन दिया जाता है। तो कल आपसे कहा गया था जनरली अक्सर ऐसा होगा कि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अक्सर ऐसा होगा, हमेशा नहीं। ऐसे ही जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। कब कब ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट रेफर करना होगा अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो बात स्टार्ट होनी है बेटा आज ग्रुप 13 की और ग्रुप 14 की। आप इसी से सारी बात समझ जाएंगे। नाइट्रोजन ग्रुप 13 के पास में मेरे पास एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां मेरे पास एलिमेंट है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम एंड थैलियम। ऑब्वियस सी बात है कि मैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप ही आ रहा हूं। ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है और मैं इसमें से ही कुछ डेटा लिख रहा हूं। ये डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में भी दिखाई देगा। तो मैं बोरॉन का साइज लिख रहा हूं, कोवेलेंट रेडियस वो है 77 पिकोमीटर। उसके बाद सिलिकॉन का है, सॉरी ये 77 कार्बन का है, 77 पिकोमीटर। सिलिकॉन का है बेटा 118 पिकोमीटर। जर्मेनियम का है बेटा 122 पिकोमीटर। उसके बाद इंडियम का है 140 पिकोमीटर और थैलियम का है, सॉरी लेड का है 146 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में है बेटा ये जानकारी। उसके बाद हम गए ग्रुप 13 में।
तो ग्रुप 13 में है बोरॉन का 88 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम का बेटा 143 पिकोमीटर, गैलियम है बेटा हमारा, गैलियम है 135 पिकोमीटर, उसके बाद इंडियम है 167 पिकोमीटर और बेटा थैलियम है 170 पिकोमीटर। तो यहां से अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें, इतना ही काम इंपॉर्टेंट है, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से बेटा। गैलियम का नंबर 31 है और इसका 32 है, 18 जोड़ दीजिए 49 आ जाएगा और 32 जोड़ दीजिए तो आपका 81 आ जाएगा। 81, 82, 83, 84, 85, 86 पे टेबल खत्म। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो साइज इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है, यही सिखाया भैया ने। लेकिन यहाँ साइज डिक्रीज कैसे हो गया? ओ हो, ये तो बात समझनी पड़ेगी भैया कि साइज घटा कैसे, ये हो गया अब इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो साइज में इंक्रीमेंट हुआ, 77 से 118 हमें पता है बड़ी वैल्यू है, लेकिन 118 के बाद केवल 122 केवल +4 का चेंज, वाई इतना कम चेंज क्यों आया, हमें ये समझाइए। दोबारा से देखिए, आपको ये बताया गया है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि भैया ऊपर से नीचे आए तो साइज कम हो गया, यानी कभी कभी साइज घट भी जाता है और कभी कभी साइज रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता, यानी कि वो क्या रहा है एक्चुअली, डाउन द ग्रुप 13 में साइज डिक्रीज हो गया और ग्रुप 14 में रेगुलर एल्यूमिनियम से गैलियम में बटा, और ग्रुप 14 में रेगुलरली इंक्रीज नहीं हुआ, नो रेगुलर इंक्रीज। नो रेगुलर इंक्रीज से मेरा मतलब है कि भाई अगर एक शेल इंक्रीज होने पर 77 से 118 हुए हो तो उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम में भी एक शेल इंक्रीज हुई है। पहले प्रॉब्लम समझनी होगी तभी आंसर समझ में आएगा। आंसर एक लाइन का ही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। वो समझाने के लिए सारा काम हो रहा है, डेटा इसलिए लिखा है आपके सामने और जान के आपके सामने लिखा है ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ भाई डेटा देखते देखते भी आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए। 88 है बोरॉन का साइज, एल्यूमिनियम का 143, गैलियम का 135 यानी कम हो गया, इंडियम का 167 और ये 170, कार्बन का 77, सिलिकॉन का 118, फिर 122, 140 और 146। एक बार देख लीजिए कि 143 से 88 का कितना डिफरेंस है, तो 43 में आप 12 जोड़ दीजिए तो कितने का चेंज आया बेटा, +55 का चेंज, यानी कि एक शेल इंक्रीज होने पे जो साइज में चेंज आया वो +55 पिकोमीटर का आया। और 143 के बाद जब मैं 170 तक गया तो ये चेंज केवल है 27 का, वाई एक शेल इंक्रीज हुई तो 55 का इंक्रीज, और उसके बाद एक शेल और इंक्रीज हुई, फिर 2 शेल इंक्रीज हुई, फिर 3, और उसमें चेंज कम। बताइए ऐसा क्यों? एक शेल इंक्रीज होने पे जो चेंज है बेटा वो 55 का है, 55 का है, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीज है वो केवल 27 का। तो ये बात समझाई कैसे? ये बात समझाई कि भाई गैलियम से पहले 3D फिल हुआ है, 3D के नीचे कौन आएगा बेटा? 4D, और 4D के नीचे आएगा 5D। जब भी 5D होता है तो 4F हमेशा साथ में आता है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इनकी वजह से कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि गड़बड़ वहीं आई जहां से D स्टार्ट हुआ। एल्यूमिनियम से पहले कोई D नहीं आता, एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, आप सब जानते हैं कि 21 से आना शुरू होता है, तो 31 से पहले जिंक आएगा 30 नंबर का, 3D के नीचे 4D, 4D के नीचे 5D, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है D और F की वजह से। अब ऊपर वाले फंडे पे आ जाओ। सिंपल, अगर एटॉमिक साइज घटा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ होगा, अगर एटॉमिक साइज घटा है तो अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ होगा, यानी इनकी वजह से गैलियम, इंडियम, थैलियम पे अट्रैक्शन बढ़ गया, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम पर भी अट्रैक्शन बढ़ गया। क्यों? देखो 18 और 23, 18 + 23, 8 और 3 11, 1
यहाँ से यहाँ बेटा +41 का चेंज है, जबकि 118 से 146 में 46 में से 18 घटा दो, 16 में से क्या 8 28, देखो ध्यान से, यानी एक शेल में चेंज 41 का, जबकि 3 शेल ऐड होने के बाद चेंज केवल 88 का। इसका साइज 88 था, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, वो तो घटा है, लेकिन हमें ये समझाओ कि बोरॉन एल्यूमिनियम में चेंज ज्यादा क्यों है, कार्बन सिलिकॉन में चेंज ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू देयर लोअर एलिमेंट्स। ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम के बाद गड़बड़ स्टार्ट हो गई और यहाँ सिलिकॉन के बाद, और इन सब में एक बात ही कॉमन है कि 3D 4D 5D ये सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब डी ने कुछ करा है, डी और एफ ने क्या करा है। अब सुनिए, अगर आपके पास कोई एटम है तो उसमें न्यूक्लियस है बेटा, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे शेल्स बना रहा हूँ। तो इसका काम क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियस के चार्ज को रोके, फिर ये भी रोकेगा, फिर ये भी और फिर ये भी। लेकिन होता क्या है, डी और एफ अपना काम अच्छे से नहीं करते। अच्छे से काम नहीं करने को ही कहा जाता है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से डी के बाद फिर से जो एस और पी आएगा उस पर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसलिए साइज या तो घटेगा या प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं होगा। इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि आपके पास बॉडीगार्ड्स हैं डी और एफ वाले। डी और एफ वाले का तुमने बॉडीगार्ड रख लिए और आप पे कभी भगवान ना करे अटैक हो तो ये सबसे पहले भाग जाएंगे। यानी डी और एफ वाले गार्ड्स अच्छे नहीं हैं। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को हर इलेक्ट्रॉन को रोकना होता है। भाई पॉजिटिव है नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन डी और एफ इतने बड़े ऑर्बिटल्स होते हैं कि न्यूक्लियस का सारा चार्ज इनके अंदर से पार हो जाता है, इनके अंदर से आर पार चला जाता है और बाहर वाले एस और पी को पकड़ लेता है। मींस डी और एफ के पुअर शील्डिंग की वजह से जो एस और पी आए उन पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, इसलिए साइज घटा है, वरना साइज नहीं घटता। एग्जाम्पल, बोरॉन से एल्यूमिनियम में साइज इंक्रीज हुआ, कार्बन से सिलिकॉन में साइज इंक्रीज हुआ, वजह कि भाई यहाँ पर डी और एफ नहीं आए थे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। यहाँ तक जो मैंने समझाया है इसको दोबारा पढ़िए, काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिए। डेटा के साथ आया हूँ, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो छपा हुआ है उसकी बात पहले पढ़नी है, उसके बाद कोई सी भी किताब करो। जब तक एनसीईआरटी पक्की नहीं है किसी भी कंपटीशन के बारे में कोई सपना देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर सपना देखा है मेडिकल का, आईआईटी का, एनडीए का, हम पूरा कराएंगे, लेकिन पहले हमारी बातों को फॉलो भी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को तो गीता कुरान मान लीजिए और बिल्कुल बाइबल मान के उसको अच्छे से पढ़िए, दिल में उतार लीजिए। दोबारा से, कार्बन से सिलिकॉन में साइज इंक्रीज हुआ, बोरॉन से एल्यूमिनियम में इंक्रीज हुआ, उसके बाद इरेगुलरिटी आई। जहां पर भी इरेगुलरिटी आई डी ने कुछ गड़बड़ करी होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तब घटता है साइज, जब अट्रैक्शन बढ़ता है तब घटता है साइज। कारण कि डी और एफ न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाते, प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए एक लाइन का आंसर है ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स effective nuclear charge increases and in group 13 atomic size decreases, whereas in group 14 no regular increase in the atomic size is observed। सही है बेटा। अब एक पॉइंट और समझाना है आपको, वो ये कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते हमेशा साइज डिक्रीज भी नहीं होता। जब नोट्स मिलेंगे तो आपको डेटा मिलेगा, उसमें हमने ग्रुप की बात छोड़ो, हमने डी ब्लॉक में ऑब्जर्व किया ये पीरियड नंबर 3 में। क्या ऑब्जर्व किया? पीरियड 4 में, सॉरी, इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक आया। हमने देखा निकिल से बड़ा है कॉपर और कॉपर से बड़ा है जिंक, निकिल से बड़ा है कॉपर और कॉपर से बड़ा है जिंक। तो वैज्ञानिक परेशान, बच्चे परेशान कि भाई हुआ क्या। दोबारा से, 28 नंबर का निकिल, उससे बड़ा है कॉपर जिसका नंबर है 29 और उससे बड़ा है साइज में जिंक जिसका नंबर है 30। वैज्ञानिक परेशान कि भाई बच्चों को सिखा रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, लेकिन बढ़ क्यों गया। तो बताया कि इसके पास, कॉपर के पास डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक के पास डी में होते हैं 10, एस में होते हैं 2, यानी कि आपके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि आपके पास क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब आप कुछ सोचिए बेटा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को भर भर के बिठा दिया,
क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव का चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं यानी फुल कैपेसिटी की तरफ चलते हैं तो उस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज घटने की बजाय स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। दोबारा से, निकिल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, कॉपर के पास 9 हुए, एस से 1 लेकर 10 कर लिए, जिंक के पास तो 10 होते ही हैं, तो इनका डी और एस पूरा भर गया। जब डी पूरा भर गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर बैठ जाते हैं। जैसे आप स्कूल में एक एक बेंच पे 4-4, 5-5 बैठ जाते हैं, ऐसे आप नहीं बैठ सकते अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बिकॉज आपके पास सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करोगे। तो आज आपको 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन सिखा दी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमेशा एटॉमिक रेडियस के लिए ये बात दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल फ्रीज कर लो, बिल्कुल जमा दो कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी साइज घटेगा और अट्रैक्शन घटेगा तो साइज बढ़ेगा। दोबारा से, इफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड साइज विल डिक्रीज। साइज घटेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। उल्टा होगा तो उल्टा काम, अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज। अब जब मैंने देखा, जब ऐसे एलिमेंट्स आने शुरू हुए जिनके कॉन्फ़िगरेशन से पहले डी या एफ भरा जाता है तो उनके एटॉमिक साइज में आई गड़बड़। उनके एटॉमिक साइज में आई गड़बड़ तो यानी डी और एफ ने गड़बड़ करी होगी, और डी और एफ वालों में सभी में ये ऑब्जर्व हुआ। तो वहां से क्लियर हो गया कि डी और एफ की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि P का मतलब है आपके वैलेंस में होगा कौन, NsNp। NsNp से कौन पहले कौन आएगा बेटा, D और F, और D के आने से की वजह से ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया किस पे, गैलियम पे, फिर इंडियम पर भी बढ़ा और फिर थैलियम पर भी साइज पे चार्ज इंक्रीज हुआ। यानी कि 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आपको याद करा दी। आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे नोट्स में, क्या कि जब ऊपर से नीचे आते हैं पी ब्लॉक में तो एटॉमिक साइज में कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ उन्हीं में ऑब्जर्व हो रही है जिनके कॉन्फ़िगरेशन में पहले डी आया या फिर पहले एफ आया या दोनों आए। क्योंकि 3D आया था, फिर 4D आया था, फिर 5D और 4F आए, दोनों आते हैं बेटा। तो इनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ही एटॉमिक साइज घटेगा या प्रॉपरली इंक्रीज नहीं होगा। दोनों बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपसे कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अक्सर साइज कम हो जाता है, हमने भी देखा होता भी है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा ऑब्जर्व हुआ बेटा कि निकेल से बड़ा है कॉपर और कॉपर से बड़ा है जिंक। रीजन कि इनके वैलेंस में शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में होता है रिपल्शन, और जब रिपल्शन होता है तो अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन मींस पास आना, रिपल्शन मींस दूर आना। अब 1 नंबर का सवाल है और 1 नंबर का ही आंसर है। ऊपर से नीचे आते वक्त साइज प्रॉपरली इंक्रीज नहीं हो रहा या डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड एज अ रिजल्ट नो रेगुलर इंक्रीज इन साइज टेक प्लेस। दोबारा सुनिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू D and F orbitals electrons poor shielding take place, as a result irregularity in the size is observed। D and F की poor shielding होने की वजह से साइज में अच्छे से इंक्रीमेंट या फिर घट जा रहा है। दोबारा देखना है, पहले ही कह रहा हूँ तभी समझ में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं आए फोन कीजिए, फोन कर करके दुखी कर दो, मैसेज कर करके दुखी कर दो, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। उसके बाद बेटा हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते साइज घटता है, लेकिन अचानक से बढ़ गया। क्यों बढ़ा वो आपको समझा दिया कि भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस में भी एक बात तो आपको ध्यान रखनी ही है। क्या ध्यान रखनी है बात बेटा, कि Z इफेक्टिव जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस। आयनिक रेडियस सिंपल है, आयनिक रेडियस बिल्कुल सिंपल है। कटायन के सेंटर से लेकर एनायन के सेंटर तक का डिस्टेंस, कटायन के सेंटर से लेकर एनायन के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा आयनिक रेडियस। ठीक है, जैसे कि आपके पास Na+ है और आपके पास Cl- भी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस Na के सेंटर से लेके Na+ के सेंटर से लेके Cl- तक के सेंटर का डिस्टेंस इज नोन एज आयनिक रेडियस। अब आप ध्यान से देखिए कटायन क्या होते हैं और फिर एनायन, बिल्कुल साइज में कंपेयर करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट काम है। कटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन का नंबर होता है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है कम। वजह कि आपने इलेक्ट्रॉन खो दिए ना। एग्जांपल देखो, 11 नंबर का सोडियम है, 11 ही प्रोटॉन होंगे उसमें और 11 ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। अब अगर आप Na+ हैं, अगर आप बेटा Na+ है तो आपके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10 तो हो गए इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रह गए बेटा? 11। प्रोटॉन ज्यादा तो Z इफेक्टिव क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा और रेडियस क्या होगा बेटा? डिक्रीज। इसको ऐसे समझो, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को खींच रहे हैं, साइज कुछ आ रहा है। लेकिन Na+ में क्या होगा? ये था Na, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप Na+ हुए तो प्रोटॉन तो रहे 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा। बिल्कुल ध्यान से मन में लगाइए, एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं प्रोटॉन और एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप सोडियम है, आपका साइज बड़ा है, 1-11 1-11 बराबरी है, मैच ड्रॉ है, सही है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गए कम, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गए कम, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। प्रोटॉन तो अब भी 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में सवाल है, कटायंस अपने पेरेंट एटम से छोटे क्यों होते हैं? कटायन अपने पेरेंट एटम से छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि कटायंस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने की वजह से प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एनायन में समझाऊंगा भी नहीं, खुद करना है। कटायंस के केस में अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा। तो कटायंस अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटे होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे। एनायन की कहानी बिल्कुल रिवर्स है। एनायन का मतलब क्या होता है बेटा? एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े समझदार हो भाई, बड़े समझ में आ रहा है। तो प्रोटॉन से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ले लिया हमने क्लोरीन का, 17 इलेक्ट्रॉन थे इस पे, 17 ही प्रोटॉन थे, पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन से बना क्लोराइड तो प्रोटॉन तो रहे 17, इस बार इलेक्ट्रॉन हो गए 18। यानी कि अगर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में होंगे 17 प्रोटॉन पॉजिटिव और 17 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन जब क्लोरीन ने एक गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन और वो Cl नेगेटिव बन गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18, इस बार इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि Z इफेक्टिव हो गया डिक्रीज। तो भैया रेडियस हो जाएगा इंक्रीज। जैसे ही अट्रैक्शन कम होगा, जैसे ही अट्रैक्शन कम होगा रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ आपका एटॉमिक रेडियस वाला काम पूरा हुआ। फ्रेश टॉपिक फ्रेश डे करेंगे। आज का काम कम से कम 2 बार पढ़ना है। जब 2 बार पढ़ोगे तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये है। एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट कराने का कारण यही है बेटा, ताकि मन में अच्छे से बैठ जाए। जब आप नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो 1 घंटे से ऊपर ही काम जाता होगा। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। दोबारा से अब 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, पता है कितना काम कितनी देर में हो जाएगा, तो उतना ही काम मिलेगा आपको। दोबारा से, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस।
ऊपर से नीचे आते वक्त अक्सर बढ़ता है, अगर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन Z इफेक्टिव कम हो रहा होगा। लेफ्ट टू राइट जाते जाते अक्सर साइज घट जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। एक्सेप्शंस देखिए, ऊपर से नीचे आते आते गारंटी नहीं है कि हमेशा साइज बढ़ेगा भी, कभी कभी साइज घट भी जाता है, हमने आज पढ़ा। क्यों? क्योंकि डी और एफ पुअर शील्डिंग करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोक पाते, इसीलिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाते जाते हमेशा साइज घटता नहीं है, कभी कभी साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज भी हो जाता है। उनमें चांसेस ज्यादा है जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, जहां वैलेंस शेल पूरी तरीके से भर चुकी है। उसके बाद आपको सिखाया गया कि भैया एटॉमिक रेडियस में अब आयंस की बात करूं तो बन जाएगा आयनिक रेडियस। अब आयंस अकेले तो होते नहीं, Na के साथ Cl मिलेगा, Cl के साथ Na मिलेगा या कोई और मिलेगा, तो कटायन के सेंटर से, कटायन छोटा एनायन बड़ा, कटायन के सेंटर से लेकर एनायन के सेंटर तक का डिस्टेंस इज नोन एज आयनिक रेडियस। अब बच्चे ने कहा भैया कटायन छोटा क्यों है, तो कटायन में लॉस हो रहा है, जिसमें लॉस हो रहा है वो तो छोटा ही होगा ना, जिसमें गेन हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। तो कटायन में इलेक्ट्रॉन गए तो अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो साइज छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, दोनों का काम बराबर चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक हो गया स्ट्रॉन्ग, कटायन के केस में प्रोटॉन तो हो गए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रह गए कम, तो आप पास आ जाएंगे। एनायन के केस में प्रोटॉन रह गए कम, इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, तो आप दूर चले जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, जो जीत जाएगा उसके हिसाब से ही काम हो जाएगा। आज का काम फिर से कह रहा हूं 2 बार पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई दिक्कत आए पूछिए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए, कोई मना नहीं करेगा। घर पर आकर भी बिंदास एकदम डाउट पूछ सकते हैं, जो कर सकते हैं प्लीज अपनी फीस सबमिट कर दें बेटा। काफी टाइम हो गया, जिनकी नहीं हो पाई, जिनकी हो गई है कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई समस्या है तो मुझसे बात कर ले, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।